आज आतंक की सबसे खौफनाक साजिश होने जा रही है बेपर्दा। एक ऐसी साजिश जिसके तहत गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने का था प्लान। आज तक पर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उस खुफिया अलर्ट का पूरा सच। आज तक पर आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं आतंक की उस साजिश की एक एक बात। हम आपको दिखाने और सुनाने जा रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान से अहमदाबाद भेजे गए थे आतंकी। मोदी को मारने की सबसे खौफनाक साजिश को आज परत दर परत देखिए। टारगेट मोदी का मतलब क्या है? टारगेट मोदी का मतलब है एक ऐसा खुलासा जिसके जरिए बार बार इस देश की खुफिया एजेंसी ही और जांच एजेंसी ही एक दूसरे के सामने आकर खड़ी हो जाती है। क्या मीडिया का काम ऐसे में नहीं है कि जो बात जांच एजेंसी कहती है और जो खुफिया एजेंसी कहती है उसके बीच में आकर खड़ा हुआ जाए? तो आज तक का बड़ा खुलासा दरअसल जांच और जानकारी देने वाली एजेंसी के बीच की वो स्थितियां हैं, वो कड़ियां हैं जिसको लेकर जोड़ने का एक प्रयास है कि आखिर नरेंद्र मोदी गोधरा और गुजरात कांड के बाद निशाने पर थे। किसके निशाने पर थे, कैसे निशाने पर थे और ये टारगेट मोदी क्यों था? वो कौन शख्स था जो आ रहा था मारने के लिए, क्यों आ रहा था, कहां से आ रहा था? और इस बात का जिक्र जब 2004 में हुआ तो उसके बाद धीरे धीरे जांच की परिस्थितियां ऐसी क्या बनती चली गई कि लगा जैसे कि यह सब कुछ फर्जी होता चला जा रहा है। दरअसल ये एक ऐसा खुलासा है जिसमें हर वो बातचीत आज आप सुनेंगे जिस बातचीत का मतलब ये साफ है कि किस तरीके से हमले की साजिश रची जा रही थी और दूसरी तरफ जो साजिश रची जा रही थी उसकी सूचनाएं भी दी गई थी। खुफिया एजेंसी के द्वारा दी गई थी जानकारी। आतंकियों के बातचीत के वो टेप है। उस टेप में जो बातचीत हो रही है वो बतलाती है कि निशाने पर कौन था, निशाने पर कैसे था और कहां से उस निशाने को अंजाम देने की बात कही जा रही है। तो हम आपको दिखाएंगे पूरी साजिश, लेकिन पहले समझिए जरा 2004। आपके जहन में एक नाम डाल देते हैं, इशरत जहां। और इन सब के बीच कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल इशरत जहां भर का नहीं है। कैसे पाकिस्तान से भारत किसे भेजा गया था, किस आतंकवादी को किस तरीके से भेजा गया था, पहले यह देखिए, फिर बातचीत भी सुनाएंगे आपको। क्या हाल है, किधर हो? तो ठीक है, अभी वो उसको मैं क्या बोलूंगा कि वो किस तरह इधर पहुंचे। जब वो उधर पहुंचेगा, ये कालपुर में उतरे। आपने जिस शख्स की आवाज अभी अभी सुनी वो देश के नंबर 1 दुश्मन लश्कर का कमांडर है। साजिश रची जा रही है बेहद खौफनाक आतंकी हमले को अंजाम देने की। इसके लिए बाकायदा पाकिस्तान से भेजा गया था एक आतंकवादी। जरा ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है पश्चिमी भारत में लश्कर के आतंकी नेटवर्क को चलाने वाला मुजम्मिल। यार वो उधर पहुंचा है, मैंने उसको बताया तो है इसी तरह, लेकिन उसको बेचारे को कुछ पता ही नहीं है किधर जाना है, क्या हिसाब था। मतलब उसका आप देखो ना, कर दिया है आतंकी तक ये नहीं पता कि मतलब अहमदाबाद किसको कहते। वो आपको इसी तरह जन्म मिलेगी, वो तलगनी के नाम पर फोन करेगा आपको। सुना आपने, अहमदाबाद भेजा गया था वो शख्स। अगर आप समझ रहे हैं तो सही है, आतंकियों के निशाने पर थे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। साजिश खौफनाक, और इसके लिए अहमदाबाद भेजा जा चुका था आतंक का शार्प शूटर। जरा सुनिए कैसे उसने आतंक के साथी को फोन पर बताई थी अपनी पहचान। वो हाथ में बोतल होगी, नीली पैंट होगी, बराबर, और डबियादार शर्ट होगी, डबियों वाली, उसमें नीला रंग भी होगा, सफेद भी होगा,
मुजम्मिल का भेजा हुआ आतंकी अब्दुल गनी ठिकाने पर पहुंच चुका था। मुजम्मिल हर पल की खबर ले रहा था, फोन पर ही। ठिकाने पर पहुंचने के बाद उसने इस अब्दुल गनी से बात भी की, हालचाल जाना। हेलो, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक है? ठीक है। तकलीफ हो रही हुई? मुजम्मिल को जब इस बात का यकीन हो गया कि उसका भेजा शूटर अपने ठिकाने तक पहुंच चुका है, उसके बाद उसने जारी कर दिया फरमान गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले का। अच्छा, तो दूसरा ये है कि आप भी इनको सारी जो आपने वो बताया था ना, क्या मच्छी वाला 5 नंबर वाला, उसके हवाले से इससे बातचीत करो, इसको सारी बात समझाओ, ये वो। हाँ, ये एक ऐसी साजिश थी जिसे अंजाम तो दिया जाना था गुजरात की जमीन पर, लेकिन जिसे रचा गया पाकिस्तान में। और इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने की हर प्लानिंग भी सरहद पार से ही होती रही। आतंकवादियों की खुलेआम इस बातचीत ने ही खुफिया तंत्र को अलर्ट किया और एक ऐसा इनकाउंटर हुआ जो अभी तक विवादों में बना है। प्रबल प्रताप सिंह, दिल्ली, आज तक। यह विवाद सिर्फ जांच एजेंसी और खुफिया एजेंसी के बीच ही नहीं स्थिति बनी है, बल्कि सवाल यह भी है इस दौर में सुप्रीम कोर्ट तक मामला आया, मानवाधिकार दरवाजे पर इसने खटखटाया, और इन सब के बीच हर एक सवाल यही था कि जो जांच एजेंसी कह रही है, खुफिया एजेंसी क्या उससे अलग सूचना दे रही थी। आइए जरा परत दर परत खोलते हुए हम आपको बताते हैं कि पूरी स्थिति क्या थी 2004 में लॉर्ड जलिए, और समझिए जरा स्थिति बन क्या रही थी उस समय। मच्छी वाला 5 नंबर वाला। नंबर 5 मतलब आतंक का टारगेट नंबर 5। नरेंद्र मोदी इस साजिश की हर परत खोलकर बताएंगे। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आतंक के बाकी और 4 टारगेट कौन कौन थे। टारगेट नंबर 1 बाल ठाकरे, टारगेट नंबर 2 लाल कृष्ण आडवाणी, टारगेट नंबर 3 अशोक सिंघल, टारगेट नंबर 4 प्रवीण तोगड़िया। आतंकियों की जुबान से ही सुन लीजिए कि उस दौरान बाकी के टारगेट पर क्यों नहीं लग पा रहा था टारगेट। जाहिर है जिस वक्त आतंकियों ने यह साजिश रची थी, बाकी के 4 लोग गुजरात से बाहर थे, और इसलिए आतंकियों ने नरेंद्र मोदी के लिए रची थी पूरी साजिश। अब आतंकियों की जुबान से ही सुनिए साजिश की पूरी कहानी। मैं सारा कुछ इधर तैयार करके बैठा हूँ, अभी उनके लीड हो रहा है, तो वो सब्सक्राइब वगैरह पता ना उनके वो बता रहे थे कि नहीं उधर से चल पड़े। इस बातचीत में आपको 2 शब्द सुनाई दिए होंगे, आतंक की भाषा भी समझ लीजिए। स्क्रैप मतलब AK-47 और ग्रेनेड, और ससुराल का मतलब आतंकी जावेद का ससुराल, यानी इशरत जहां का घर। इस बातचीत के मुताबिक इशरत जहां के घर से ही जावेद नाम का आतंकी लाने वाला था AK-47 और ग्रेनेड। बातचीत में इस आतंकी हमले की साजिश की पूरी तैयारी का जिक्र है। इधर भारत में खौफनाक प्लान तैयार हो रहा था, और उधर पाकिस्तान में बैठा वो आतंक का आका इतरा रहा था। मोदी पर आतंकी हमले की साजिश थी। बातचीत से साफ था कि आतंकियों ने हथियारों का भी इंतजाम करवा लिया था। मुजम्मिल को साजिश को अंजाम तक पहुंचाना था, और हिंदुस्तान में उसके साथी उसे इस बात का भरोसा दिला रहे थे कि 1-2 दिनों में ही काम हो जाएगा। सरहद पार बैठे उस आतंकी आका को यह पता था कि नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत पर निशाना साधने के बाद आतंकियों को वहां से फौरन फरार कराना जरूरी है, और इसके लिए भी प्लानिंग पहले से ही तैयार थी। हर कदम पर पूरी सावधानी बरतने की हिदायत। भारत में सबसे खौफनाक साजिश को अंजाम तक पहुंचाने की साजिश थी, और आतंकियों के मन में भी हर तरह के सवाल थे। बातचीत में यह भी जांच हो रही थी कि कहीं कोई धोखा तो नहीं देगा।
जिस जावेद नाम के शख्स पर थी हथियार जुटाने की जिम्मेदारी, कैसे वो मुजम्मिल से इजाजत लेकर अपने ससुराल यानी इशरत जहां के घर से हथियार लाने जाता है। आतंक की भाषा में आरडीएक्स को कहते हैं खाद। अपने आतंकी टारगेट को पूरा करने के लिए मुजम्मिल ने यहाँ के लोगों से बातचीत में साफ साफ पूछा था कि जिस किसी चीज की जरूरत हो साफ साफ बताएं। और इस बातचीत के बाद मुजम्मिल ये सुनकर बहुत खुश हुआ था जब उसके गुर्गों ने उसे मुबारक खबर सुनाने का भरोसा दिया था। आतंकी अपने आकाओं को मुबारक खबर सुना पाते उससे पहले ही उन्हें मार गिराया गया। आतंक के खिलाफ लड़ाई में खुफिया तंत्र भले ही कामयाब रहा हो, लेकिन इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि आतंकवादियों ने भी एक काफी गहरी साजिश भी रची थी। प्रबल प्रताप सिंह, दिल्ली, आज तक। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि जो बात टेप में है, जो कही जा रही है, उसे हमने आपको सुनाया। सवाल एक के बाद एक परत इसलिए क्योंकि 15 जून 2004 को पुलिस मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादियों के निशाने पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। और इस बात का खुलासा इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के उस खत से होता है जिसमें खुद आईबी ने माना कि इस बाबत उसने बाकायदा गुजरात पुलिस को जानकारी दी थी। इसका मतलब क्या निकाला जाए? उसके बाद जांच एजेंसियों ने क्यों सवालिया निशान खड़ा किया? क्या इस खत को लेकर कोई आधार बनाया जा सकता है? जरा रिपोर्ट देखिए। आतंक की खौफनाक साजिश बेपर्दा होती है आईबी चीफ की उस चिट्ठी से भी जो उन्होंने 13 फरवरी 2013 को सीबीआई निदेशक के नाम लिखी है। इस खत में साफ साफ लिखा है, गोधरा दंगों के बाद से आईबी को ये जानकारियां मिल रही हैं कि नरेंद्र मोदी समेत कई हिंदूवादी और धार्मिक नेताओं की जान को खतरा है। एक खास जानकारी के मुताबिक लश्कर ए तैयबा भारत में सक्रिय अपने लोगों से लाल कृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी और वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया की जानकारियां लेने को कह रहे हैं। आईबी ने ये बात 22 अप्रैल 2004 को सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों को बताई थी। आईबी के अहमदाबाद के ज्वाइंट डायरेक्टर राजेंद्र कुमार ने तत्कालीन पुलिस कमिश्नर केआर कौशिक से मिलकर ये जानकारी भी दी कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के 2 आतंकवादी अलग अलग नामों से गुजरात में सक्रिय हैं और इन दोनों आतंकवादियों को महाराष्ट्र के पुणे इलाके का रहने वाला एक हिंदुस्तानी यहाँ मदद कर रहा है। आईबी डायरेक्टर के खत से तो एक बात साफ है कि उसने नरेंद्र मोदी को मारने के मकसद से गुजरात में घूम रहे आतंकियों के बारे में पुलिस को जानकारी दी। लेकिन उसके बाद किन हालातों में इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तलाशना भी उतना ही जरूरी है। आईबी के इसी खत में कहा गया है कि मारे गए 4 में से 3 आतंकवादी जिस उर्फियत का इस्तेमाल कर रहे थे वो उससे मिलता जुलता है जैसा कि अहमदाबाद के ज्वाइंट डायरेक्टर ने पुलिस कमिश्नर को बताया था। इशरत और उसके 3 साथियों फर्जी मुठभेड़ में मारा गया या नहीं, इस बात का फैसला अदालत करेगी। लेकिन एक बात तो साफ है कि इशरत के ताल्लुकात लश्कर के कमांडर के अलावा उन दोनों पाकिस्तानी आतंकियों से भी थे जिन्हें हिंदुस्तान में वीआईपी लोगों को मारने की मंशा से भेजा गया था। प्रबल प्रताप सिंह, दिल्ली, आज तक। आतंकवादियों की बातचीत का ये टेप बहुत सारे सच को कहता है, लेकिन एक सवाल हर किसी के जहन में आता है। एक तरफ सीबीआई खड़ी है, दूसरी तरफ गुजरात पुलिस। एक तरफ सीबीआई खड़ी है, दूसरी तरफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसका मतलब क्या है? इस देश के भीतर कितनी लकीर खींचिएगा जांच और खुफिया जानकारी को लेकर। जरा रिपोर्ट देखिए, हालात क्या हैं और किस स्थिति में आकर इस एनकाउंटर के मद्देनजर खड़े हो गए। 15 जून 2004 गुजरात पुलिस ने दावा किया अहमदाबाद में तड़के 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। मीडिया जब वहां पहुंचा तो पता चला कि मारे गए आतंकवादियों में मुंबई के मुंब्रा इलाके में रहने वाली एक लड़की इशरत जहां भी थी। इशरत बीएससी की 2nd ईयर की छात्रा थी। ये पहला ऐसा मामला था जब पाकिस्तानी आतंकियों के साथ किसी महिला को पुलिस ने मार गिराया था। बाकी के मारे गए आतंकियों में लश्कर के 2 आतंकी अमजद अली राणा और जीशान जौहर थे। एक और आतंकी जावेद शेख केरल का रहने वाला था। जावेद की जिम्मेदारी इन पाकिस्तानी आतंकवादियों को लोकल स्तर पर मदद की थी और पुलिस के मुताबिक उसने इशरत से निकाह भी कर लिया था। हालांकि इशरत की मौत को लेकर उसी समय सियासत शुरू हो गई थी। इस मुठभेड़ को अंजाम दिया गुजरात पुलिस के डीआईजी डीजी वंजारा समेत 20 पुलिस वालों ने, जबकि इस मामले में फरार एडिशनल डीजी पीपी पांडे
उस समय बंजारा के आईजी थे। करीब 5 साल तक ये मामला शांत रहा। यकायक मामले की जांच कर रहे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एससी तवांग ने 7 सितंबर 2009 को चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास एक 243 पन्नों की रिपोर्ट फाइल करके कहा कि मामला हिरासत में मौत का है। तवांग की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि गुजरात पुलिस ने 12 जून को इशरत और उसके 3 और साथियों को मुंबई से उठाया और 14 जून को हिरासत में उनकी हत्या कर दी गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इशरत जहां का ना तो किसी आतंकवादी गुट से रिश्ता था और ना ही इन लोगों से नरेंद्र मोदी को जान का खतरा था। रिपोर्ट में एडिशनल डीजी पीपी पांडे, डीआईजी डीजी बंजारा और अहमदाबाद के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर केआर कौशिक समेत तमाम पुलिस वालों के नाम भी डाल दिए गए और इसे फर्जी मुठभेड़ मानते हुए सुनवाई के आदेश दे दिए गए। 9 सितंबर 2009 को गुजरात हाईकोर्ट ने इस रिपोर्ट पर स्टे लगा दिया और कहा कि गुजरात के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मामले की जांच एसआईटी करे। इस एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में मजिस्ट्रेट तवांग की रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए उसे खारिज कर दिया। इसी बीच इशरत जहां की मां शमीमा बानो की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एक और एसआईटी के गठन का आदेश दिया, जिसमें गुजरात के बाहर के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अलावा याचिकाकर्ता के पसंदीदा अधिकारी को शामिल करने की बात कही गई। लेकिन मजेदार बात ये कि इस एसआईटी में शामिल करीब 3 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जांच बीच में ही छोड़कर चले गए, क्योंकि मामला काफी पेचीदा था और साथ ही एसआईटी के एक सदस्य आईजी सतीश वर्मा के काम करने के तरीकों से आपसी मतभेद होते रहे। बमुश्किल एसआईटी ने 21 नवंबर 2011 को अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की, जिसमें कहा गया कि इशरत और उसके साथियों को फर्जी मुठभेड़ में मारा गया। हालांकि एसआईटी की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि मारे गए लोग आतंकवादी थे या फिर नहीं। चूंकि मामला कई राज्यों से जुड़ा था, इसलिए हाईकोर्ट ने मामले की जांच जनवरी 2012 में सीबीआई के हवाले कर दी। लेकिन इस मामले में इतने दिन बीत जाने के बाद भी सीबीआई ने अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं की है। प्रबल प्रताप सिंह, दिल्ली, आज तक। 15 जून 2004, ध्यान दीजिए तो 32 घंटे बाद, जी 32 घंटे बाद इस इनकाउंटर को लेकर 9 बरस पूरे हो जाएंगे। इन 9 बरस में क्या आया हाथ? एक इनकाउंटर, सीबीआई जो कह रही है उसे आईबी नहीं मानती है, आईबी जो कह रही है सीबीआई नहीं मानती है, गुजरात पुलिस जो कह रही है सीबीआई उस दिशा में नहीं सोचती है। यह है इस देश का हाल।